हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे CUET UG 2024 के ऊपर है। मॉक टेस्ट के ऊपर है, ठीक है। मॉक टेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी चौथा पार्ट है ये, और मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें मैंने 2 पार्ट में 2023 के जो क्वेश्चन थे उस पे मैंने डिस्कस कर रखा है 2 पार्ट। बाकी तीसरा पार्ट का यहाँ पे आप चेकआउट कर लेना। चौथा पार्ट यहाँ में डिस्कस करने वाला हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो। मॉक टेस्ट की प्राइस जो है ये 39 रुपीज़ आप परचेज कर सकते हो। PDF मॉक टेस्ट की 5 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। PDF आपको मिल जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। एक चीज़ और मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग पहले के 3 पार्ट ज़रूर देख लो, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर है, यहाँ पे 26वां क्वेश्चन जो है, एक 26वां क्वेश्चन अगर हम देखते हैं ग्लोबल कॉमन। अब ग्लोबल कॉमन वाला हमने बार बार डिस्कस करा, मैंने पार्ट 3 में भी डिस्कस करा, और 2023 से ग्लोबल कॉमन का क्वेश्चन भी आया था जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ग्लोबल कॉमन क्या होता है? ग्लोबल कॉमन जैसे का मतलब क्या है? जैसे यहाँ ग्लोबल और कॉमन, कॉमन आपको पता है सभी के लिए। तो ग्लोबल कॉमन का जो मतलब होता है कि किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं होता, किसी एक कंट्री का अधिकार या किसी एक देश का अधिकार नहीं होता उस चीज पर, बल्कि पूरे समुदाय यानी पूरे कंट्री का अधिकार होता है, पूरे वर्ल्ड का अधिकार होता है उस चीजों पर। जैसे आज के टाइम पे वायुमंडल अगर हम देखें तो वायुमंडल पे क्या किसी एक देश का कंट्रोल है? नहीं। एटमॉस्फेयर जो है क्या किसी एक का कंट्रोल है या सभी का कंट्रोल है? तो सभी लोगों का कंट्रोल है। सभी देश जो है, सभी देशों एक ही समान चीजें करेंगे, ठीक है। सांस लेने का अधिकार सभी को है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक कंट्री को मिला हुआ। आप लोग ऑक्सीजन हर किसी के पास है ना, हर कंट्री के पास ऑक्सीजन है, हर कंट्री को राइट है ऑक्सीजन लेने का, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के सहारे तो जिंदा हो आप लोग, ठीक है। तो ग्लोबल कॉमन जो है यहाँ पे सभी लोगों का राइट है उस चीजों पर, बल्कि ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का अधिकार हो। कैसे हम जैसे देखते हैं, कई बार हम देखते हैं, अब जैसे एक कुआं है, कई कुएं होते हैं जिसे हम सार्वजनिक कुएं कहते हैं। तो सार्वजनिक कुएं पे क्या है, सभी लोग वहां पे पानी भर सकते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी लोग कुएं पे जाके पानी भर सकते हैं। तो यानी एक पूरे समुदाय का अधिकार है वहाँ पे, एक कम्युनिटी का अधिकार है वहाँ पे पूरा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल का अधिकार है। तो पहली चीज यहाँ पे है, commons are those resources which are not owned by anyone but rather shared by community। तो कॉमन वे संसाधन है जिनका स्वामित्व किसी एक के पास नहीं होता बल्कि एक समुदाय द्वारा साझा किया जाता है। तो ए तो इसका एकदम राइट आंसर है, क्योंकि इसमें ये एकदम सही पॉइंट है कि भाई इसमें पूरी कम्युनिटी का राइट होता है। बाकी हम बी भी पढ़ लेते हैं। कॉमन वे संसाधन है जिसका स्वामित्व व्यक्तियों के पास है, नहीं, किसी एक इंडिविजुअल के पास होता ही नहीं है, सभी का अधिकार होता है कॉमन में, ठीक है। कॉमन वे संसाधन है जिसका स्वामित्व कुछ लोगों के पास होता है, ये भी नहीं है। अब आप लोग कहो कि भैया सांस लेने का अधिकार, ऑक्सीजन ग्रहण करने का अधिकार तो सिर्फ जो मतलब एक तरीके से पूंजीपति कंट्री है या जिनके पास पैसा उन्हीं को अधिकार है, ऐसा नहीं है। सभी अमीर से लेके गरीब देश सभी को राइट है, ठीक है। पेड़ लगाओ बार बार कहा जाता है ना, हर चीज का राइट है ग्लोबल कॉमन में, ठीक है, हर किसी के पास है। अब जैसे आज के टाइम पे अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका में क्या है, अंटार्कटिका जो है अगर रिसर्च के पर्पज से कोई कंट्री जाना चाहती है तो वो जा सकती है। अंटार्कटिका भी ग्लोबल कॉमन का हिस्सा है, वहाँ पे किसी एक कंट्री का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अंटार्कटिका USA का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अंटार्कटिका एक अपना अलग कंटिनेंट है, और अंटार्कटिका पे सभी कंट्री का राइट है, वहाँ पे रिसर्च करने आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये अब रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीज जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। बाकी डी इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें कोई सा नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत है। तो ए इसका राइट आंसर है, जो मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे ग्लोबल कॉमन, और सॉरी एजेंडा 21, एजेंडा 21 जो है बेसिकली किससे संबंधित है यहाँ पे? एजेंडा 21 का यहाँ पे ये जलवायु परिवर्तन दुनिया के 20 विकासशील देश, नहीं, इनकरेक्ट है। ये दुनिया के साथ विकसित, गलत। ये विकास के संबंधित संयुक्त राष्ट्र के गैर बाध्यकारी स्वैच्छिक रूप से कार्यान्वित की गई योजना है, एकदम करेक्ट है। तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये बाकी मैंने अपने उसमें भी दे रखा है, किताब में बता रखा अच्छे से। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि दक्षिण एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो जो है साउथ एशिया का हिस्सा कौन सा देश यहाँ पे नहीं है, साउथ एशिया की बात करिए। और मैंने पार्ट 3 में साउथ एशिया को डिस्कस भी किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर वो क्वेश्चन था, ठीक है। तो भूटान जो है यहाँ पे साउथ एशिया का हिस्सा, नेपाल है, और पाकिस्तान है। चाइना नहीं है, चाइना जो है साउथ एशिया का हिस्सा नहीं है, चाइना, ठीक है। इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है, पाकिस्तान साउथ एशिया का पार्ट है, नेपाल साउथ एशिया का पार्ट है, ठीक है, भूटान साउथ एशिया का पार्ट है।
तो ये सब जो है साउथ एशिया का पार्ट है, लेकिन चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ये ध्यान रखना। और ये 2023 में कुछ उसमें आया था, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में यह है कि 1977 के जो चुनाव के बाद जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उसमें जो प्रधानमंत्री की दौड़ में कौन कौन शामिल था। अब आपको पता होगा 1975 से लेके 1977 तक लगी क्या थी, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी वाला पूरा मैंने डिस्कस कर रखा है पार्ट 1 में, ठीक है। तो पार्ट 1 की वीडियो देख लो, आप समझ में आ जाएगा, मैं डिस्कस नहीं कर सकता बहुत ज्यादा। तो इमरजेंसी जो थी बेसिकली, इसमें इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, विपक्षी दलों को जब जेल में भरा गया, डाला गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो भारत की जनता थी वो भी आक्रोश में होने लग गई, ठीक है। जनता की सुनी नहीं जा रही थी, तो जनता जो थी क्या हुआ, जनता ने डिसाइड करा कि भैया अब तो हम यहाँ पे सरकार चेंज करेंगे। तो क्या हुआ, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी थी, ठीक है, जनता पार्टी थी, जो बाद में कई पार्टियां बनी जनता पार्टी के थ्रू। तो जनता पार्टी एक कॉमन पार्टी थी, बहुत सारी पार्टियां इसमें शामिल थी, जनता पार्टी। और जनता पार्टी में बेसिकली क्या हुआ था, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी जीत गई। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसको लेके बहुत खींचातानी होने लग गई। अब उसमें जो थे इस दौड़ में थे, या तो मोरारजी देसाई को बनाओ, या चरण सिंह को बनाओ, या जगजीवन राम को बनाओ। अब यहाँ पे जब इसने क्या बोला है कि 1977 के चुनाव में कौन यहाँ पे रेस में शामिल थे, किसकी, प्रधानमंत्री की, तो तीनों ही लोग शामिल थे, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तीनों। तो इसका राइट आंसर डी है। और यहाँ पे जो है मोरारजी देसाई, आपको पता होगा 1977, फिर चरण सिंह भी बाद में बने थे। जो चरण सिंह बाद में जब बने चौधरी चरण सिंह, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आज तक पार्लियामेंट नहीं गई, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट इतनी दिन तक नहीं टिकी थी। चौधरी चरण सिंह की पार्लियामेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। और चौधरी चरण सिंह के बारे में अभी एक लेटेस्ट न्यूज ये है, आप लोग रट्टा मार लो इसे किसी भी तरीके से, कि चौधरी चरण सिंह को अभी क्या मिला है, भारत रत्न सम्मान किया गया, भारत रत्न पुरस्कार मिला गया है, ठीक है। और ये आपका जीके का क्वेश्चन है, भारत रत्न। और करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका जो है, भारत रत्न किसे दिया गया है, तो वो चौधरी चरण सिंह है। और आपके नरसिम्हा राव है, आपके अटल बिहारी वाजपेयी, और सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, आपके जो है चौधरी चरण सिंह है। मैं आपको लिख के देता हूँ, एक तो चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह। दूसरे आपके जो है यहाँ पे वो जो है एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जो है, इन्हें इन्हें पुरस्कार मिला है। और यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे चरण सिंह है, और एक और पूर्व प्रधानमंत्री जो है नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव को भी क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। ये 2024 की बात कर रहा हूँ। और चौथे कौन है, चौथे का नाम है स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, आपने नाम सुना होगा, हरित क्रांति से रिलेटेड है। इन्हें तो भारत रत्न का पुरस्कार मिला 2024 में भी। 5 लोगों को, 5 पर्सनैलिटी को भारत रत्न मिला है। और बाकी एक कर्पूरी ठाकुर है, कर्पूरी ठाकुर जो थे ये सीएम थे बिहार से पहले, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर को ये इनाम मिला है। तो बेसिकली भारत रत्न जो है अभी 5 लोगों को मिल दिया गया है, ठीक है, 2024 में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये ध्यान रखना। बाकी आशियन मार्ग की बात करें तो आशियन मार्ग है क्या, ये मॉक टेस्ट में भी है और ये मेरी एमसीक्यू बुक में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आसियान सदस्यों के बीच अनौपचारिक और सहयोगात्मक बातचीत का एक रूप है ये। तो 20 का जो है राइट आंसर है, 30वां क्वेश्चन। और मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मेरे पे टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है इससे रिलेटेड, ठीक है, ऑलरेडी समझा रखा है कई सारे पार्ट्स में। और अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 31 की, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे सोवियत जो है अफगानिस्तान में कब एंटर हुआ था, तो एक बार चेकआउट कर लेना, मेरे ख्याल से 1979 था। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, आप लोग बताओ। सोवियत संघ का विघटन 90 हो गया, ठीक है। रूसी क्रांति 1917 हो गया, ठीक है, 1917 हो गया। और ये सारी चीजें हो गई। और तो अगर मैं बात करूँ तो पहला तो यहाँ पे आएगा डी। अब यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे ए तो इसका गलत हो गया, बाकी अब इसमें फाइंड करते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा इसके बाद, क्योंकि अफगानिस्तान 1979 में हुआ, ठीक है, तो सेकंड हो गया। तो यहाँ पे थर्ड आ गया 1980 है, ठीक है, फिर यहाँ पे फर्स्ट आ गया आपका, और सॉरी यहाँ पे फिर आपका थर्ड आ गया, ठीक है। तो पहले 4 आएगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट आएगा। फर्स्ट आपका क्या हुआ था, अफगानिस्तान पे आक्रमण करता सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने। फिर यहाँ पे बर्लिन की दीवार गिरी 80 में, ठीक है। फिर थर्ड आपका पॉइंट है जो लास्ट में हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया 90 में, ठीक है। तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, 90 बोलते हैं, कोई कोई 91 बोलता है, ठीक है। अब बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे उत्तर कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया, दो विभाजन हो गया था, साउथ कोरिया और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, ठीक है, दोनों अलग अलग पार्ट है। एक समय में ये पहले एक ही पार्ट हुआ करते थे, ठीक है, अब ये अलग अलग हो गए। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को विभाजित करने वाली समांतर रेखा कौन सी है,
तो वो है 36 पैरेलल, ठीक है, और सॉरी 38 पैरेलल, ठीक है, तो आप इसे रट्टा मार लो, ठीक है, 38 पैरेलल बोलते हैं इसे। और अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 33 की, तो क्वेश्चन नंबर 33 में बेसिकली हमें 1972 में आंगटार्ड ने एक रिपोर्ट पेश की थी सुझाव के लेके, तो उसमें क्या क्या चीजें पेश की गई थी, जैसे एलडीसी जो है यहाँ पे, एलडीसी जो है यहाँ पे, एलडीसी को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में अधिक भूमिका प्रदान करना, ये एकदम सही है, और पश्चिमी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करना, एलडीसी अपने उत्पाद को बेच सके ताकि, ठीक है, ये भी एकदम सही है, पश्चिमी देशों में प्रौद्योगिकी लागत कम करना, एकदम करेक्ट है, तो डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। ये मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस कर रखा है, बहुत ज्यादा हो गया इस चीजों को लेके, बाकी बुक में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बुक का प्राइस 139 है, अमेजोन किंडल, और बुक की पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हो, परचेज करना है अगर आपको, तो ये मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट अगर सिर्फ आपको मॉक टेस्ट परचेज करने हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि जो मॉस्को में हस्ताक्षर हुआ था, यानी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी जो साइन हुई थी, वो कब हुई थी, तो वो जो हुई थी 5 अगस्त 1963, ये रट्टा वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे रट्टा मान लो, ठीक है, 5 अगस्त 1963, तो इसे आप रट्टा मान लो। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करता हूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूं तो यहाँ पे बोला गया है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग रिपोर्ट लागू करी थी, तो वो जो थे हमारे वीपी सिंह थे, तो वीपी सिंह जो थे इन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट जो आई थी उसे लागू किया, उन सिफारिशों को। और एक चीज आपको मैं बताऊं, जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो चीजें हुई थी, क्योंकि मंडल आयोग किससे संबंधित है, रिजर्वेशन को, कि ओबीसी को जो है 27% का आरक्षण देना चाहिए, ये सारी चीजें बात करी गई थी मंडल आयोग ने कि रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन आगे बात मैं करूं तो रिजर्वेशन को लेके एक केस गया था, जो आपको मैं बताऊं वो कौन सा केस था, तो आपको याद रखना है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इसका, इंदिरा साहनी केस, ठीक है, तो इंदिरा साहनी जो केस था वो किससे रिलेटेड था, ये ध्यान रखो, इंदिरा साहनी केस जो है रिजर्वेशन से रिलेटेड था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आता हूँ, तो इसमें बेसिकली यहाँ पे है कि बहुजन समाज पार्टी जो है बीएसपी अभी के टाइम पे, इसके संस्थापक कौन है, किसने स्थापना करी थी बेसिकली, तो वो कांशी राम थे, ठीक है, मायावती है ही नहीं, अखिलेश यादव हो नहीं सकते क्योंकि इनका ताल्लुक किससे, समाजवादी पार्टी से, एसपी से, चंद्रशेखर इनकी आजाद समाज पार्टी से संबंधित है, आजाद समाज पार्टी, ठीक है, तो आजाद समाज पार्टी से कौन, चंद्रशेखर, रावण भी कहते हैं या आजाद कहते हैं जो भी है, तो चंद्रशेखर आजाद जो है, ये रावण जो है, ये आजाद समाज पार्टी इन्होंने स्टेब्लिश करी थी अभी रिसेंटली, ठीक है, और इनकी अभी पार्टी भी है आजाद चंद्रशेखर की। अखिलेश यादव का संबंध समाजवादी पार्टी से, और मायावती का संबंध जो है बीएसपी से है, ठीक है, लेकिन बीएसपी की जो स्थापना करी थी वो कांशीराम ने करी थी 1984 में, ठीक है, तो ये याद रखना है कब स्थापना करी थी, संस्थापक कौन थे, और संस्थापक थे हमारे कांशीराम, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो था, जो यहाँ पे कब स्थापना करी वो गई 1984 में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर मैं बात करूं, क्या नाम है, वो लेड द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व किसने किया, तो एनडीए जो है इसका नेतृत्व किसने किया, तो वो बीजेपी है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। मैंने कहा कि अभी करंटली मैंने इसे पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस कर रखा है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, हमें इतना टाइम नहीं है। तो पहले है यूपीए, दूसरा है एनडीए, ठीक है, तो एनडीए और यूपीए, और यूपीए को लीड करता है आईएनसी यानी कांग्रेस, और एनडीए को लीड करती है बीजेपी। क्यों, अगर आप यूपीए की बात करते हैं तो इसमें जो है आईएनसी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, और एनडीए की बात करते हो तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें थी 2014 के इलेक्शन में, तो 2019 के इलेक्शन में आपने देखा ना कि सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है, बीजेपी के पास। तो अगर आपसे पूछा गया कि करंटली गवर्नमेंट किसकी है, तो वो बीजेपी की नहीं है, एनडीए की है, ठीक है। हाँ, अगर वहां पे एनडीए ऑप्शन नहीं रहता तो आप फिर आप बीजेपी क्लिक करोगे, अदरवाइज अगर एनडीए ऑप्शन है तो आपका एनडीए ही राइट आंसर आपको टिक करना है। क्यों, क्योंकि एनडीए के अंदर ही बीजेपी आती है, ये एक अलायंस सिस्टम है, यानी एनडीए के अंदर भी कई सारी पार्टियां, मतलब कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टी वो शामिल है, यूपीए में जो है कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शामिल है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से यहाँ पे ये एक अलायंस सिस्टम है, और यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है यूपीए, यूपीए, ठीक है, एनडीए, तो ए का मतलब यहाँ पे अलायंस है, अलायंस यानी कई सारी यहाँ पे जो है पार्टी शामिल है, कई सारी पार्टी जो है इन गुटों में शामिल है, इन गठबंधन में शामिल है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर एनडीए को लीड करता तो बीजेपी, क्यों, क्योंकि भाई मेजोरिटी में सीट अभी के पास इसी के पास है, तो जाहिर सी बात है जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी रहेगी वही लीड करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। 38 की तरफ है, राजीव गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था जो हरचंद सिंह लोंगेवाल द्वारा हुआ था, और ये समझौता हम किस नाम से जानते हैं, तो ये था लोंगेवाल समझौता,
या राजीव गांधी एकॉर्ड, या पंजाब स्टेटमेंट। तो पंजाब स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ए यहाँ पे ये है पंजाब एकॉर्ड, यानी पंजाब समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये जो समझौता था वो 1985 में हुआ था। एग्जैक्ट ईयर आप देख लेना। और इस चीज को मैंने शायद अपनी बुक में भी डिस्कस कर रखा होगा, हालांकि मैंने अपनी किताब में डिस्कस कर रखा होगा। ये देख लो थोड़ा सा, चैप्टर नंबर कौन सा था, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट आ गया, बीकेयू आ गया हमारा। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, एनडीए गवर्नमेंट आ गया। ये तो वर्ल्ड से रिलेशन है यहाँ पे। एक बार देख लेना पंजाब एकॉर्ड किसके बीच में हुआ था, ठीक है। वैसे तो किताब में मैंने दे रखा है, मैं थोड़ा सा एक बार चेकआउट कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। आपका जो हुआ था गरीबी हटाओ, क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, पॉपुलेशन मोनार्जी देसाई, हाँ यही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा नीचे आते हैं, प्रपोज आर्टिकल यहाँ पे, यहीं पे है थोड़ा सा, हाँ ये रहा। आपको मैंने जैसे कहा था, मैंने ये अपनी किताब में दे भी रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन भी है कि ये किसके बीच में हुआ था, 1985 में हुआ था। जैसे मैंने कहा ये 1985 में हुआ था एग्रीमेंट, हर्षन सिंह लोंगेवाला के बीच हुआ था, अकाली दल के जो प्रेसिडेंट थे उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। और राजीव गांधी लोंगेवाल एकॉर्ड और पंजाब एकॉर्ड से नाम जानता है, ठीक है। तो हम इसे लोंगेवाल एकॉर्ड भी और पंजाब एकॉर्ड के नाम से दोनों से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, राजीव गांधी लोंगवेल अकॉर्ड, यानी आपको एक ध्यान रखना है, ये आपको पूरा नाम है, राजीव गांधी लोंगवेल अकॉर्ड या पंजाब अकॉर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं वापस अपने इससे, तो ये लोंगवेल अकॉर्ड हम नहीं कह सकते। अगर यहाँ राजीव गांधी भी आता ना, राजीव गांधी भी जुड़ा होता तो फिर ये एकदम राइट आंसर होता बी। लेकिन यहाँ पे पंजाब समझौता दे रखा है तो पंजाब समझौता इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आते हैं। तो इसमें बेसिकली मैंने ये पार्ट 1 में डिस्कस करा था, और ये जो मैंने डिस्कस करा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित कौन सा संशोधन जो है सिक्किम भारत का राज्य बना था। तो सिक्किम भारत का राज्य कब बना था, 1975 में बना था। नहीं, इसका सी राइट आंसर है, हाँ। तो 1975 में बना था, और 36 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली जनमत संग्रह हुआ था, जिसके बाद ये भारत का हिस्सा बना सिक्किम, ठीक है। और 1975 में बना था। 36वां अमेंडमेंट एक्ट याद रख लेना है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन सी चीज हुई, बाद में कौन सी चीज हुई। तो चिपको मूवमेंट 1973 हुआ, फिर अपीको मूवमेंट, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 हो गया, ठीक है। फिर जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है, और अपीको मूवमेंट। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रख लेना। और इसका जो है सबसे पहले हमारा जो है चिपको आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद हमारा अपीको मूवमेंट हुआ था, फिर जंगल बचाओ आंदोलन, लास्ट में हमारा जो हुआ था वो ये वाला नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन, मतलब राष्ट्रपति कौन थे। तो प्राइम मिनिस्टर हमारी जो थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट की बात करें, यानी जो राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति हमारे जो थे वो थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। तो राष्ट्रपति जो थे उस समय आपातकाल के दौरान वो फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। इन्हीं के तहत आपस में बातचीत करके यहाँ पे लगाया गया था। हैदराबाद के निजाम का किसने विरोध करा था, आपको पता होगा, ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है कि हैदराबाद के जो निजाम थे उसका विरोध किसने करा था, महिलाओं ने करा था। तेलंगाना क्षेत्र के किसानों ने भी करा था, और हैदराबाद कम्युनिस्ट कांग्रेस ने भी करा था, ठीक है। जो कम्युनिस्ट सरकार थी और हैदराबाद कांग्रेस दोनों ने करा था। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो गया राइट आंसर डी, ठीक है। तो ये आपको मैंने अपने बुक में भी दे रखा है ये वाला। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, स्वतंत्र लेबर पार्टी यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी किसने थी, तो वो अम्बेडकर ने करी थी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी थी, ठीक है। और अगर हम बात करें 44 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे किस राजनीतिक दल ने गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना करी, तो वो जो थी भाई स्वतंत्र पार्टी जो थी यहाँ पे, ये जो है आपका चैप्टर नंबर 2 या 3 से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। और ये मैंने अपनी किताब में भी दे रखा है।
तो इसकी आलोचना जो है स्वतंत्र पार्टी ने आलोचना करी थी गुटनिरपेक्ष नीति के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि भारत आपको पता है नेम का सदस्य था और अभी भी है, लेकिन अब ज्यादा एक्टिव नहीं है नेम में, ठीक है। कुछ अपने पर्सनल रीजन है जो मैं आगे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो एक यहाँ पे एक तरीके से पीजी लेवल की चीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक दलीय प्रभुत्व के बारे में 4 कथन दिए गए हैं और यहाँ पे कौन सा कथन गलत है तो हमें यहाँ पे बताना है, रोंग आइडेंटिफाई करना है कौन सा कथन गलत है। तो एक दलीय जो वन पार्टी डोमिनेंस जो है इसकी रूट पाई जाती है एब्सेंस आ स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी। जाहिर सी बात है क्योंकि एक हमें एक वैकल्पिक राजनीतिक दल हमें दिखता ही नहीं है। अब आज के टाइम पे जैसे कई बात चलती है, जैसे आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बीजेपी है या एनडीए की गवर्नमेंट है, तो कई बार ये कहा जाता है कि हम एनडीए को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव वो है ही नहीं, अल्टरनेटिव नेता है ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हम किसे इलेक्ट करें, किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करें, क्योंकि अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, ये चीज है। तो अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता तो ये चीज होती है। और दूसरा यहाँ पे एक दलीय प्रभुत्व जो है कमजोर जनमत के कारण होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ये दोनों करेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एट द एंड वोट तो कौन देता है, जनता देती है, तो जनता देती है और जनता जो है फुल पावर में रहती है, तो ये ध्यान रखना। तो बी हो गया उसका। और क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, जो भारत में जो है संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान कहाँ से लिया गया, वो रशिया से लिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पे 47 क्वेश्चन है यहाँ पे जो है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो कौन थे, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। तो डी इसका राइट आंसर है, नीलम संजीव रेड्डी जे एकमात्र अभी तक राष्ट्रपति हुए जो यहाँ पे अनअपोज्ड इलेक्शन जीते हैं, अनअपोज्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे 48 नंबर, यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो 1971 का जो महागठबंधन था उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको पता होगा 1971 में ग्रैंड अलायंस बना था। और 1971 का इलेक्शन क्यों जरूरी है, 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये ध्यान रखना। और 1971 के इलेक्शन इसलिए भी था कि लोग जो है ये चाहते थे, जो विपक्षी दल थे वो ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी पार्टी से हट जाए। और इंदिरा गांधी को जो, अब ये भी ध्यान रखना, आईएनसी जो थी उस टाइम पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर भी कई फूट डली पड़ी हुई थी, कांग्रेस भी अपने अंदर बटी पड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये चाहते थे इसमें जो गैर कम्युनिस्ट दल थे या जो गैर कांग्रेसी दल थे, इन्हें इनके द्वारा एक ग्रैंड अलायंस बनाया गया इंदिरा गांधी को हराने के लिए, ठीक है, कि इंदिरा गांधी को हराया जाएगा। लेकिन आपको पता है एट द एंड जो परिणाम आया वो यहाँ पे पॉजिटिव, इंदिरा गांधी जीत गई, इंदिरा गांधी क्या हो गई, जीत गई। तो ये ध्यान रखना आपको, इंदिरा गांधी 1971 के इलेक्शन जीत गई। अब मेन रीजन जो ये कहा जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी ने ये कहा कि गरीबी हटाओ का आंदोलन, जबकि विपक्षी दल कह रहे थे क्या, इंदिरा हटाओ। तो एक तरीके से जनता के पास क्या मैसेज जा रहा था कि इंदिरा गांधी तो जनता की बात कर रही है, जबकि विपक्षी दल किसकी बात कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल लीडर को हटाने की बात कर रहे हैं, वो जनता की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ये दो नारे बहुत मशहूर हुए थे, आपको पता होना चाहिए, मैंने जैसे कहा दो नारे बहुत मशहूर हुए थे 71 के इलेक्शन में, एक तो गरीबी हटाओ का जो इंदिरा गांधी ने दिया और एक इंदिरा हटाओ जो विपक्षी दलों ने दिया था, ठीक है। तो ये हो गया। 49 क्वेश्चन है जो यहाँ पे ये है कि किस संविधान संशोधन लोकसभा कार्यकाल जो है 5 से 6 वर्ष बढ़ा दिया गया। अब आप लोग कह रहे होंगे ये भैया ये कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हो, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसे टाइम पीरियड याद रख लेना। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। लेकिन फिर इसे वापस जब 1978 की बात करें तो वापस जो है 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा जो लोकसभा कार्यकाल है वो 5 साल दोबारा से कर दिया गया। अभी आप लोग कह रहे होगे ना कि भैया अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने जाते हैं, जो एमपी होते हैं, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें हम कितने, एक जो कैंडिडेट चुना जाता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है लोकसभा के इलेक्शन में, आपको पता है ना। तो उस समय 76 के समय क्या हुआ था, इंदिरा गांधी क्योंकि इमरजेंसी लगी थी, तो इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज बहुत सारा करा था जिसमें 42वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 से 6 कर दिया। लेकिन फिर 1978 में मैंने कहा 1977 में जनता पार्टी आई। अब जनता पार्टी ने जो है इमरजेंसी को लेके एक शाहजहां आयोग जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, शाहजहां आयोग बना इमरजेंसी को लेके कि क्या क्या गलत चीजें हुई थी, ठीक है। फिर बाद में यह भी कहा गया कि 78 में कुछ चेंजेस हुए जो इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया था, फिर उसमें दोबारा से सही तरीके से, एक तरीके से जो गलत चीजें हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में उसे से दोबारा से करेक्ट किया गया था 1978 में, क्योंकि 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार नहीं थी, ठीक है। तो 50वां क्वेश्चन जो है बेसिकली हमारा आता है
कि भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया, आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजन जो है हमारा ये वाइमर संविधान से लिया गया है, जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ का है, जर्मनी का, ठीक है। और जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए, इमरजेंसी के जो प्रोविजन है। आपको पता है इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगती है, वो 352 के तहत लगती है, नेशनल इमरजेंसी। 360 जो 360 है इसके थ्रू कौन सी इमरजेंसी लगती है, इसके नेशनल इमरजेंसी लगती है इसके थ्रू भी, लेकिन ये जो लगती है वित्तीय आपातकाल होता है, यानी एक तरीके से फाइनेंस इमरजेंसी लगती है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर यहाँ पे 356 है और 365 है, ये याद रख लेना आप लोग। जो 356 है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये हालांकि आपको याद नहीं रखना, बाकी इतना याद रख लो कि जो आपातकाल जो लगा था 1975 में वो 352 के तहत लगा था, और अभी तक जो है आपातकाल वो 1903 मतलब 360 के तहत नहीं लगा है, ठीक है। अभी तक आपातकाल जो है वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में कभी भी नहीं लगा है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यही सारी चीजें, आप 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी भैया मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो। मॉक टेस्ट मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, मॉक टेस्ट 39 रुपए के हैं, एक कम 40, ठीक है। और ये आपको मैं बता रहा हूँ 5 मॉक टेस्ट है, आपको काफी बेनिफिट होगा। और ई बुक आप परचेज कर सकते हो अमेजोन किंडल से, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप पीडीएफ भी मंगा सकते हो, ठीक है। मैसेज कर सकते हो, या मॉक टेस्ट चाहिए या बुक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो फाइनली हमने 4 पार्ट डिस्कस कर लिए यहाँ पे। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, चारों पार्ट देख लो आप लोग। 2023 के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे, जो मैंने 2 पार्ट में डिस्कस कर रखा है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर लो। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए।